हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आप सभी को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री कितना वास्ट है और कितना इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छे खासे लेवल का पूछा जाता है। तो आज 100 क्वेश्चन की मैराथन में हम स्टार्ट करेंगे। हम अपना पहला जो क्वेश्चन है अच्छे तरीके से करेंगे, हर क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर देंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सभी तरीके से जड़ से आज हम खत्म करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना की इकाई यानी कि बटालियन आज़ाद हिंदुस्तान बनाई गई थी। तो कौन से विश्व युद्ध के दौरान कौन से देश में बनाई गई थी? तो यहाँ पे आंसर है इटली में ये बनाई गई थी। देखो, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज 1942 में दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की स्वतंत्रता के लिए बनाई गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई गई थी? 1942 में बनाई गई थी, दक्षिण पूर्व एशिया में बनाई गई थी। मोहन सिंह के नेतृत्व में पहली बार आईएनए सिंगापुर के पतन के तुरंत बाद गठित हुई थी, लेकिन दिसंबर 1942 में ये भंग हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? 1942 में बटालियन आज़ाद हिंदुस्तान, ये इटली में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि इटली में बनाई गई थी। और नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद इकबाल शेदाई ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो यहाँ पे आंसर है ए, स्वशासन आंदोलन के दौरान दी गई थी। देखो, होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक का नाम घर घर में प्रसिद्ध हो गया था और इसी कारण इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। आंदोलन का उद्देश्य क्या था? यानी कि होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वशासन आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक सुधार को लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कौन सा कथन, ये जो 3 कथन है उसमें से सही है? तो देखो, पहला है ये निजी कंपनी थी, राजा लुइस ने पूर्वी व्यापार के लिए चार्टर प्रदान किया था। तीसरा है फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये तुरंत समाप्त हो गया था। तो यहाँ पे आंसर है केवल जो डी, यानी कि केवल जो 2 है, राजा लुइस ने पूर्वी व्यापार के लिए चार्टर प्रदान किया था, तो सिर्फ यही एक कथन सही है। अब देखो कैसे, ये निजी कंपनी नहीं थी, यानी कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो निजी कंपनी नहीं थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। ये सरकारी कंपनी थी, यानी कि सरकार का इसको समर्थन प्रदान था। राजा लुइस ने पूर्वी व्यापार के लिए चार्टर प्रदान किया था कंपनी को, और इसे फ्रांसीसी क्रांति के तुरंत बाद समाप्त नहीं किया गया था। ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो समाप्त कब हुई है? तो 1769 में, यानी कि 1769 में ये समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने और धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं के विकास के लिए की गई थी? यानी कि कौन सी ऐसी घोषणा है? तो यहाँ पे 4 घोषणा दी गई है। इसमें से जो मॉन्टेग्यू घोषणा है उसमें जो स्वशासी संस्थाओं के विकास के लिए घोषणा की गई थी। तो मॉन्टेग्यू घोषणा यहाँ पे ये घोषणा है। देखो, ये ब्रिटिश राज्य यानी कि जो ब्रिटिश सचिव है एडविन मॉन्टेग्यू ने भारत में शासन के प्रति नीति में बदलाव के लिए शुरू किया था, यानी कि उसकी घोषणा की थी। और इनका उद्देश्य क्या था? इसमें धीरे धीरे भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना और स्वशासन की प्रगति करना, यानी कि उनको भरोसा दिलाना कि जो कंपनी है या फिर जो वहाँ की सरकार है ब्रिटिश की, वो हमारे लिए अच्छा चाहती है, हमें अपने शासन में सम्मिलित करना चाहती है। तो ये सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने ये घोषणा की थी। तो ये आप यहाँ से याद रखना कि मॉन्टेग्यू घोषणा में ये घोषणा की गई थी। उस टाइम पे सचिव कौन थे? तो एडविन मॉन्टेग्यू, और इन्हीं के नाम पे ये घोषणा का नाम रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डियास ने केप ऑफ गुड होप की खोज किस वर्ष की थी? तो यहाँ पे आंसर है 1487 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ये एक रास्ता है भारत आने का। 1487 में बार्थोलोम्यू डियास ने अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया था। उन्होंने समुद्री मार्ग के जरिए भारत तक पहुंचने की कोशिश की थी। लगभग 10 साल के बाद 1497 में भारत के लिए पहला पुर्तगाली अभियान रवाना हुआ था। स्वाध्याय आंदोलन और स्वाध्याय परिवार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर है डी, पांडुरंग शास्त्री आठवले ने इसकी स्थापना की थी। देखो, स्वाध्याय आंदोलन या फिर स्वाध्याय परिवार,
इसकी जो शुरुआत है पांडुरंग शास्त्री अठावले ने की थी। ये आंदोलन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार पर आधारित था और इसका उद्देश्य क्या था? आत्म अध्ययन, निस्वार्थ भक्ति और धर्म ग्रंथों का अभ्यास करना इसका उद्देश्य था। अगस्त 1932 में भारत के लिए अलग निर्वाचन मंडल सांप्रदायिक आधार पर किसने तय किया था? तो यहाँ पे आंसर है रैमसे मैकडोनाल्ड ने ये आधार पे तय किया था। देखो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश भारतीय मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक जो पुरस्कार है उसको घोषित किया था। इसको मैकडोनाल्ड पुरस्कार भी कहा जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो है अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। तो ये मैकडोनाल्ड ने जो रैमसे मैकडोनाल्ड है उन्होंने इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी? यानी कि टीपू सुल्तान के साथ जब मैंगलोर की संधि हो रही थी तो उस टाइम पे गवर्नर कौन था मद्रास का? तो यहाँ पे आंसर है जॉर्ज मैककार्टनी जो है वो प्रेसिडेंट्स थे, यानी कि प्रेसिडेंसी गवर्नर थे मद्रास के उस टाइम पे। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम ले लेते हैं कि 11 मार्च 1784 को ये मैंगलोर की संधि हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि हुई थी। उस समय अगर पूछे कि मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर कौन थे तो जॉर्ज मैककार्टनी उस टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने हरिजन नामक समाचार पत्र किन भाषाओं में प्रकाशित किया था? तो यहाँ पे आंसर है डी, अंग्रेजी में किया था, हिंदी में किया था और गुजराती, यानी कि 3 भाषाओं में हरिजन नामक समाचार पत्र ये इन्होंने प्रकाशित किया था। अब देखो यहाँ पे अंग्रेजी में हरिजन, हिंदी में हरिजन सेवक और गुजराती में हरिजन बंधु, ये 3 नाम से इनकी अखबार आती थी। महात्मा गांधी ने इसे सामाजिक सुधार और दलित उत्थान के लिए प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रसिद्ध नाटक है नील दर्पण, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर है मधुसूदन दत्ता ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यानी कि ट्रांसलेट किया था। नील दर्पण 1858 से 1859 में दीन बंधु मित्रा के द्वारा लिखी गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो असल यानी कि ओरिजिनल नील दर्पण है वो किसने लिखी थी? तो दीनबंधु मित्रा ने 1858 और 59 में लिखी थी। लेकिन इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? तो इसका ट्रांसलेशन मधुसूदन दत्ता ने इंग्लिश में किया था। और ये किस पर आधारित थी? तो नील विद्रोह पर ये आधारित थी और ब्रिटिश की जो क्रूरता है उसको उजागर करती थी ये जो इनकी लिखित नील दर्पण है वो। क्वेश्चन है 1931 में कांग्रेस के कराची सत्र के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? तो यहाँ पे आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कराची सत्र 1931 के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव तैयार किया था। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, आप स्टार मार्क करके याद कर सकते हो। प्रस्ताव में क्या था? भारतीय नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और उनकी गारंटी पर जोर दिया गया था। साथ के साथ ये जो प्रस्ताव है स्वतंत्रता संग्राम के नीतिगत जो दिशा है उसको देने में साबित हुआ और इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती किस वॉइसराय के समय में हुई थी? तो यहाँ पे आंसर है लॉर्ड रीडिंग के समय में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, यानी कि काकोरी घटना हुई थी। अब देखो ये क्या है? काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसको HRA कहते हैं कि सदस्य ने लखनऊ हरदोई ट्रेन से जो ब्रिटिश खजाना है उसको लूटा था। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह, ये तीनों शामिल थे और इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और इस घटना में लॉर्ड रीडिंग उस समय वॉइसराय थे और स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो क्रांति है ये गतिविधि की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि ये जो काकोरी कांड है ये हमारी स्वतंत्रता में इसका बहुत महत्व है इस घटना का, और ये आगे चलकर हमारी जो जितनी भी स्वतंत्रता की गतिविधियां हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे है कि काकोरी कांड 1925 में हुआ था। किन किन लोगों को यहाँ पे फांसी दे दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी। और उस समय अगर पूछे कि वॉइसराय कौन था तो लॉर्ड रीडिंग वॉइसराय था उस समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सौम्य प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया था? किसने किया था? तो ये ईश्वरचंद विद्यासागर ने सौम्य प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया था।
ईश्वर चंद विद्यासागर ने सौम्य प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया था। ये समाचार पत्र सामाजिक सुधार और शिक्षा के प्रचार के लिए प्रकाशित किया गया था। विद्यासागर बंगाल जो रेनेसेंस है उसके प्रमुख सुधारकों में से एक है, यानी कि जितने भी समाज सुधारकों की बात करें उसमें से ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम भी आता है, टॉप लिस्ट में आता है। बहुत फेमस ये सुधारक रहे हैं और इन्होंने क्या किया है, जागरूकता और सुधार की भावना फैलाई है हम सभी व्यक्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाचार पत्र अल हिलाल प्रकाशित करता है, यानी कि किसने अल हिलाल को प्रकाशित किया है। ये एक समाचार पत्र है, तो यहाँ पे आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल को प्रकाशित किया था। देखो 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उर्दू में ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र है अल हिलाल, उसको शुरू किया था। उन्होंने इसे ब्रिटिश शासन की आलोचना और देश में जागरूकता फैलाने के लिए इस्तेमाल किया था। ये समाचार पत्र युवाओं में राजनीतिक चेतना और देशभक्ति की भावना पैदा करता है। अल हिलाल ने स्वतंत्रता संग्राम में विचार और आंदोलन की जो दिशा है उसको तय करने में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रसिद्ध डबल भत्ता देने वाला नवाब था। तो यहाँ पे आंसर है मीर जाफर, जो कि बंगाल का नवाब था, उसने डबल भत्ता शुरू किया था। अब देखो मीर जाफर बंगाल का कंपनी का कठपुतली नवाब, यानी कि नाम मात्र का ये नवाब था। पहली बार डबल भत्ता इसने शुरू किया। भत्ता कंपनी के सैनिकों को मिलने वाला अतिरिक्त वेतन या फिर फील्ड अलाउंस था। मीर जाफर ने इसे अपने दूसरे नवाबों के बनने के समय दुगना कर दिया था और ये कदम ये दिखाता है कि उसके अंदर सैनिकीय वफादारी है, यानी कि कंपनी के जो प्रति वफादारी है और ये समर्थन करता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये सभी चीज़ें बताती है कि वो एक कठपुतली नवाब था और ये काम किसके लिए कर रहा था, तो कंपनी के लिए ये काम कर रहा था, उनको डबल भत्ता भी दे रहा था। अब ये हमारी 3 बुक है, इसमें करना क्या है, देखो अगर आपको ये तीनों ही ई बुक चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। इन तीनों की खासियत क्या है, एक है रामबाण स्टैटिक जीके, जिसमें आपको इतने सारे जीके जीएस के जो सब्जेक्ट है वो मिलेंगे, 5100 प्लस आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। इसके बाद दूसरी बुक है हमारी ईयरली, यानी कि वार्षिकांक, इसमें आपको 5000 प्लस एमसीक्यू के साथ साथ आपको 60 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। और तीसरी बुक है सामान्य विज्ञान की, इसमें आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों ही साइंस के पार्ट मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन बेस्ड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है। अब देखो ये तो हो गई इंडिविजुअल बुक की बात। अब हम करेंगे, अगर आपको कॉम्बो के रूप में ये बुक्स चाहिए तो करना क्या है, देखो ये तीनों ही ई बुक कॉम्बो के रूप में अवेलेबल है। 150 में आपको ये तीनों ही कॉम्बो के रूप में मिल जाएगी। ये जो स्कैनर है इस पर आप स्कैन करके इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। विद इन 4 to 5 सेकेंड में आपको ये ई बुक मिल जाएगी। आप अपने बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी कर सकते हो। तो चलिए हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं, फिर देखेंगे अच्छे से उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका के नीति किसके मार्गदर्शन में समाप्त हो गई थी। तो यहाँ पे आंसर है बाल गंगाधर तिलक के मार्गदर्शन से ये समाप्त हो गई थी। देखो आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक ने प्रार्थना और याचिका और विरोध, ये 3 पीस को राजनीतिक भिक्षावृत्ति बताया था और इसको इन्होंने समाप्त कर दिया था और इसको स्पष्ट किया था कि ये निष्प्रभाविता को स्पष्ट, यानी कि इसकी डेफिनेशन दी गई थी कि ये क्यों समाप्त करना चाहते हैं और ये क्यों नेगेटिव सेंस में इन्होंने बताया था। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके बाद तिलक ने सक्रिय संघर्ष और असहयोग के मार्ग पर जोर दिया था। उन्होंने देशवासियों में चेतना और क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के किस सत्र में कार्यकारिणी समिति को नागरिक अवज्ञा अभियान शुरू करने का अधिकार दे दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर है लाहौर अधिवेशन में ये नागरिक अवज्ञा अभियान है उसकी शुरुआत के लिए जो अधिकार है वो दे दिया गया था। अब ये नागरिक अवज्ञा अभियान क्या है, तो देखो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को 1929 के लाहौर सत्र में नागरिक अवज्ञा अभियान शुरू करने का अधिकार मिल गया था। इस सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो भी पारित हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी इसी सत्र में की गई थी और इस सत्र में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय चरण की नींव रखी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन तटीय क्षेत्रों को यूरोपियों ने कर्नाटिक कहा था? तो यहाँ पे आंसर है ए, कोरोमंडल तट को कहा था। यूरोपीय व्यापारियों ने कोरोमंडल तट को कर्नाटिक कहा था। ये क्षेत्र अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच कर्नाटिक युद्ध का मुख्य स्थल था। इसे व्यापार और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता था और ये तट भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक घटनाओं की एक भूमिका इसने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर जाफर की मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा या फिर किसने बंगाल की गद्दी को संभाला? तो यहाँ पे आंसर है नजाम उद दौला ने बंगाल की गद्दी संभाली थी। देखो, मीर जाफर की मृत्यु होने के बाद उसके छोटे पुत्र नजाम उद दौला ने बंगाल की गद्दी को संभाला। कंपनी ने उसे प्रशासन के लिए दीवान नियुक्त किया था। इसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। नजाम उद दौला की नियुक्ति ने कंपनी को नियंत्रण में और मजबूती दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट सेटलमेंट पर किसने ये कहा था कि ये साहसी और बुद्धिमानी भरा कदम था? तो यहाँ पे आंसर है सी, मार्शमैल ने ये कहा था। देखो, मार्शमैल ने लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी व्यवस्था यानी कि परमानेंट सेटलमेंट को साहसी, बहादुरी और बुद्धिमानी भरा एक कदम बताया था। इस व्यवस्था में भूमि कर प्रणाली में स्थिरता दी। इससे जमींदारों और किसानों के बीच संतुलन कायम हुआ और ये ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत इसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ये कहा था कि विलियम बेंटिंग का 7 साल का जो शासन है शांति, कटौती और सुधार का युग था? तो यहाँ पे आंसर है ए, आरसी दत्त ने ये चीज़ कही थी, ये लाइन कही थी। देखो, आरसी दत्त ने ये लाइन कही थी, विलियम बेंटिंग के लिए इन्होंने कही थी और इन्होंने उसकी जो प्रशासन है उसकी प्रशंसा भी की है। 7 साल के शासन में कानून, शिक्षा और प्रशासन में इन्होंने सुधार लाया था। किसने? तो विलियम बेंटिंग ने। और इस समय शांति और वित्तीय नियंत्रण की जो नीतियां हैं वो भी लागू की गई थी और इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो आरसी दत्त है उन्होंने विलियम बेंटिंग की प्रशासन की प्रशंसा की थी यानी कि तारीफ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरकपुर यूनिट के सिपाही मंगल पांडे की फांसी किस तारीख को हुई थी? तो यहाँ पे आंसर है 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे और उन्होंने अपने यूनिट को सरगेट मेजर पर गोली चलाई थी। जो सार्जेंट मेजर पे है उस पे उन्होंने गोली चलाई थी और इसीलिए इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई 1857 को। और इस घटना को 1857 की पहली क्रांति का मुख्य क्रांतिकारी घटना कहा जाता है यानी कि 1857 की जो क्रांति है उसकी जो आग है यहीं से निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मॉडरेट के खिलाफ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी शब्द का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे आंसर है लाला लाजपत राय ने इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का प्रयोग किया था। 1916 में लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया मैगजीन में इस शब्द का उपयोग किया था। किसके लिए किया था? तो कांग्रेस के लिए इन्होंने ये शब्द का उपयोग किया था। मॉडरेट पर कटाक्ष किया था कांग्रेस के लिए। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के अनुसार इन्होंने ये कहा कि आंदोलन की शक्ति को कम कर रहे हैं कांग्रेस और लाला लाजपत राय ये चाहते थे कि जो हमारी जो लड़ाई है हमारी स्वतंत्रता के लिए उसको सक्रिय संघर्ष के तौर पे लेना चाहिए, असहयोग का मार्ग अपनाना चाहिए और ये इसके समर्थन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तीनों राउंड टेबल कांग्रेस में भाग लिया था? तो यहाँ पे आंसर है ए, बी आर अम्बेडकर ने तीनों ही जो राउंड टेबल है कॉन्फ्रेंस उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? देखो, 3 राउंड टेबल को हिंदी में हम गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। तो किसने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों ही जो राउंड टेबल है उसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। देखो, भीमराव अंबेडकर ने तीनों राउंड टेबल पर कांग्रेस में भाग लिया था और दबे वर्गों का प्रतिनिधित्व यानी कि दलितों का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। पहले 2 कॉन्फ्रेंस में इन्होंने रेटमलाई श्रीनिवास की सहायता इनको मिली थी और उनका योगदान दलितों के अधिकार और संवैधानिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के लिए कौन कौन से शीर्षक कहे गए हैं यानी कि उनको किस किस चीज़ की किस किस नाम से इनको उपाधि दी गई है? तो यहाँ पे आंसर है
डी 1, 2, 3 यानी कि तीनों ही इनको भारतीय पुनर्जागरण के पिता, एक नए युग के अग्रदूत और भारतीय राष्ट्रीयवाद के प्रचारक के रूप में कहा जाता है, यानी कि तीनों ही इनको उपाधि दी गई है, इसलिए आंसर होगा डी 1, 2, 3। देखो, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, नए युग का अग्रदूत भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीयवाद का प्रचारक भी कहा जाता है, और ये सामाजिक सुधार और आधुनिक शिक्षा की इन्होंने नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल हत्या यानी कि इन्फेंटिसाइड को हत्या घोषित कब किया गया था? तो यहाँ पे आंसर है डी 1795 में किया गया था। देखो, बाल हत्या मुख्यतः राजपूतों में प्रचलित थी, बेटियों को बोझ समझा जाता था। 1795 में बंगाल रेगुलेशन द्वारा इसकी हत्या की घोषणा की गई थी, यानी कि ये एक हत्या है, ये एक अपराध है, इसकी घोषणा 1795 में की गई थी। और इसमें कहा गया था कि इस कानून में कि जो बेटी की सुरक्षा है और इसकी जो गरिमा है उसको ये सुनिश्चित करता है, और ये कहा गया था इस कानून में कि अगर कोई भी बेटी की हत्या करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, और ये एक हत्या के तौर पर देखा जाएगा। तो ये बेटियों को बोझ ना समझे, इसके लिए ये कानून आया था 1795 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका भारत के प्रवासी कम्युनिस्ट पार्टी का अंग था? तो यहाँ पे आंसर है सी, वैनगार्ड का ये अंग था। अब देखो, वैनगार्ड पत्रिका 1922 में एम.एन. रॉय के द्वारा प्रकाशित हुई थी। ये प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रमुख अंग था। पत्रिका ने कम्युनिस्ट विचारधारा और राजनीतिक आंदोलन को प्रचारित किया था, और ये भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतवाड़ी सेटलमेंट किसने लागू की थी? तो यहाँ पे आंसर है मुनरो, यानी कि रैयतवाड़ी मुनरो ने लागू की थी। देखो, मद्रास में रैयतवाड़ी सेटलमेंट मुनरो ने लागू किया था। इसमें भू राजस्व सीधे रैयतों से वसूला जाता था। राजस्व की दर 20 से 30 साल के अंतराल पर संशोधित होती थी, यानी कि 20 से 30 साल के बाद इसमें संशोधन किया जा सकता था। सरकार को भूमि कर बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद कौन सी संधि यानी कि कौन सी ट्रीटी हुई थी? तो यहाँ पे आंसर है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। देखो, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध मैसूर में लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विजय रही थी। इसके बाद सेरिंगपट्टनम की संधि हुई थी, इस पे हस्ताक्षर किए गए थे, और इस संधि में कंपनी की भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति बढ़ाने की दिशा महत्वपूर्ण हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो नेपाली युद्ध में कौन कौन से भारतीय सेना रेजिमेंट ने हिस्सा लिया था? तो यहाँ पे आंसर है बोथ, यानी कि गढ़वाल ने भी लिया था और पटियाला राज्य ने भी जो एंग्लो नेपाली युद्ध है उसमें हिस्सा लिया था। देखो, एंग्लो नेपाली युद्ध ये नेपाल में लड़ा गया था। गढ़वाल और पटियाला राज्यों ने सेना, जो ब्रिटिश सेना है उसमें उन्होंने वो शामिल थे, यानी कि ब्रिटिश सेना की तरफ से ये लड़ रहे थे। गढ़वाल और पटियाला राज्य दोनों रेजिमेंट ने मिलकर युद्ध में योगदान दिया, और ये ब्रिटिश सेना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज को किस देश की सेना ने कब्जा कर लिया था? तो यहाँ पे आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज को अमेरिका की जो सेना है उन्होंने कब्जा कर लिया था। ये जो ब्रिटिश जहाज है वो नॉटिल्स को अमेरिका की सेना ने कब्जा कर लिया था। ये जहाज का नाम है, और अमेरिका की सेना ने इसको कब्जा कर लिया था। ये अमेरिका और ब्रिटिश की जो समुद्री शक्ति है उसके संघर्ष को दर्शाती है। 1815 में हुई ये समुद्री व्यापार पर प्रभाव इसने डाला, और ब्रिटिश सेना को ये लगा कि अब सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे अफीम युद्ध में ब्रिटिश भारत की सेना के खिलाफ युद्ध किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर है जो चीन है उसने लड़ा था। अब देखो, दूसरा जो अफीम युद्ध है उसमें कौन कौन थे? एक तो ब्रिटेन था, ब्रिटिश इंडिया थी, और फ्रांस। ये तीन एक तरफ थे, और इसके अलावा जो दूसरे पक्ष की पार्टी है वो है चीन, यानी कि चीन के खिलाफ इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी दूसरी अफीम की। 1856 से 1860 के बीच में ये लड़ाई हुई है, यानी कि ये युद्ध हुआ है। टिएनसिन की जो ट्रीटी है यानी कि संधि है वो हुई थी, और चीन पर विदेशी वाणिज्यिक और राजनीतिक जो दबाव है वो उस टाइम पे बढ़ गया था, क्योंकि तीन तरफ से उसकी जो सेना है उसको घेरा गया था, जो कि ब्रिटेन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फ्रांस है, वो तीनों ने एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे अफीम युद्ध के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 1856 से 1860 के बीच में ये लड़ाई हुई थी, ये हमें पता है। टिएनसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, यानी कि दोनों ही
1 और 2 दोनों ही सही है। देखो 1856 से 1860 के बीच में ये लड़ाई हुई थी। टिएनसिन की संधि के माध्यम से विदेशी जो शक्ति है, व्यापार और राजनीतिक जो लाभ है उनको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो, यूके, मिस्र और इथोपिया ने किस युद्ध में एक साथ भाग लिया था? तो यहाँ पे आंसर है महादिस्ट वॉर। अब देखो कांगो, यूके, मिस्र, इथोपिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महादिस्ट युद्ध यानी कि महादिस्ट वॉर में ये एक साथ लड़े थे। 1881 में ये वॉर हुआ था। सभी देशों ने मिलकर महादिस्ट विरोध जो विद्रोह है उसको दबाया और युद्ध में अफ्रीका में ब्रिटिश और यूरोपीय प्रभाव को मजबूत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम अभियान में ब्रिटिश भारत की सेना किस देश के खिलाफ लड़ी थी? तो यहाँ पे आंसर है तिब्बत के खिलाफ लड़ी थी। यहाँ पे सिक्किम अभियान में ब्रिटिश भारत की सेना तिब्बत के खिलाफ लड़ी थी। इसका उद्देश्य था सिक्किम को ब्रिटिश जो प्रभाव है उसमें लाना। अभियान के बाद ब्रिटिश तिब्बत संबंधों में बदलाव आया और भारत में हिमालय क्षेत्रों में सामरिक जो नियंत्रण है उसका हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बाथा विद्रोह किस जनजाति के खिलाफ लड़ा गया था? तो यहाँ पे आंसर है जुलू के ये खिलाफ लड़ा गया था। बम्बाथा विद्रोह ब्रिटिश भारत की सेना के द्वारा जुलू जनजाति के खिलाफ लड़ा गया था। ये जो विद्रोह है 1906 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जुलू जनजाति ने ब्रिटिश राज के कर और नियंत्रण की नीतियों का विरोध किया था और इसी कारण ये विद्रोह हुआ था। विद्रोह ने ब्रिटिश सैन्य नीतियों और जनजातीय प्रतिरोध के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन कौन से साम्राज्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समाप्त हो गए? तो यहाँ पे आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि रूस भी समाप्त हो गए थे, ऑटोमन और जर्मन ये तीनों ही समाप्त हो गए थे। देखो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या फिर उसके बाद जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें जर्मन, रूस, ऑटोमन और ऑस्ट्रो हंगेरियन ये साम्राज्य समाप्त हो गए थे पूरी तरह से। इस युद्ध के बाद यूरोप और मध्यवर्ती जो पूर्व में नए देशों का निर्माण हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से हुआ था और 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम यानी कि ये बंद हो गया था। 11 नवंबर के बाद युद्ध विराम दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। वर्साई की संधि के साथ प्रथम विश्व युद्ध का आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया था यानी कि ऑफिशियल तौर पर ये जो युद्ध है वो समाप्त हो गया था वर्साई की संधि के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला संघ यानी कि WIA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे आंसर है 1917 में हुई थी। 8 मई 1917 को मद्रास यानी कि अडयार में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना में विभिन्न जातीय और सामाजिक पृष्ठभूमि की महिलाएं शामिल थी। उद्देश्य क्या था? महिलाओं के सामाजिक और जो यौन उत्पीड़न है उनके साथ जो हो रहा था, पितृसत्ता और गरीबी के मुद्दे पर काम करना इसका उद्देश्य था। यह संगठन महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के लिए सक्रिय पहला संगठन था। 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत किसके अधीन शासित हो गया था? तो यहाँ पे आंसर है डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन में इन्होंने ये अधीन में आ गए थे यानी कि यहाँ से कंपनी का पूरा जो रोल है वो खत्म हो गया था। देखो भारत सरकार अधिनियम 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और भारत का जो शासन है अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। जो पावर जो बच गई थी वो भारतीय सचिव को सौंप दी गई और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में ये था यानी कि ये जो भारतीय सचिव था वो कहाँ रहता था? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य था, उसको जो बची खुची जो पावर है वो दे दी गई थी। और 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश नियंत्रण है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया था और इसी कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी कंपनी को उसकी जो शक्तियां हैं उसको पूरी तरह से समाप्त करके डायरेक्ट जो ब्रिटिश क्राउन है उन्होंने अपनी सत्ता यानी कि भारत की सत्ता को अपने अधीन में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 में तो हुई है सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में किसने की थी ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है बी, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 में की थी। देखो लाला हरदयाल ने 1913 में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की थी जिसे बाद में गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का आयोजन ये करता था। प्रमुख गतिविधियां क्या थी? भारत में विद्रोह के लिए सशस्त्र जो संघर्ष है उसकी तैयारी ये करता था। पूना समझौता 1932 में किस किस के बीच हुआ था? तो यहाँ पे आंसर है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ था जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं।
देखो, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, यानी कि पूना का समझौता हुआ था। मुद्दा क्या था? दलितों के लिए अलग निर्वाचित जो प्रतिनिधित्व है, वो ये मुद्दा था। गांधी जी का आमरण अनशन जो दबाव है, ये इसमें था, यानी कि गांधी जी का आमरण अनशन इसमें दबाव आया था। समझौते में दलितों के लिए आरक्षित जो सीटें हैं, उसकी संख्या बढ़ा दी गई, यानी कि रिजल्ट क्या निकला पूना पैक्ट से? तो जितने भी दलित हैं उनकी आरक्षित सीटों को बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता ने 1945 में मुकदमे में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों का बचाव नहीं किया? यहाँ पे आंसर है, राजगोपालाचारी ने जो बचाव है वो नहीं किया था। देखो, राजगोपालाचारी आईएनए सैनिकों का बचाव नहीं करने वाले नेता थे। अन्य नेताओं ने उनके पक्ष में बहस की। इस घटना से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में जन समर्थन बढ़ा। आईएनए के सैनिकों की न्यायिक रक्षा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व का अंत कर दिया था? तो यहाँ पे आंसर है, बस्सीन की संधि ने उनका जो स्वतंत्र का अस्तित्व है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। देखो, 1802 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बस्सीन की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद पेशवा का राजनीतिक स्वतंत्र अस्तित्व वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। मराठा साम्राज्य में ब्रिटिश जो प्रभुत्व है वो बढ़ गया था। अंग्रेजों ने पेशवा को पेंशन और राजनीतिक भूमिका के लिए सीमित कर दिया, यानी कि वो सिर्फ क्या कर सकते थे, वो पेंशन ले सकते थे और राजनीतिक जो भूमिका है उस तक इन्होंने इसको सीमित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 46 होगा यहाँ पे। देखो, 46 यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया? तो यहाँ पे आंसर है, जे ए हिक्की, यानी कि सी यहाँ पे आंसर है। हिक्की ने सबसे पहला अंग्रेजी अखबार भारत में शुरू किया था। जे ए हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट प्रकाशित किया था। ये भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। देखो, बंगाल गजट इसका नाम था, लेकिन ये किस भाषा में आता था? तो अंग्रेजी भाषा में ये आता था और ये पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। इसका उद्देश्य था प्रशासनिक सूचनाएं और समाचार देना। भारतीय समाज में जो पत्रकारिता है उसकी नींव भी यही रखता है। बंगाल गजट 1780 में जेम्स हिक्की ने इसकी शुरुआत की थी। भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली महिला कौन थी पहली? तो यहाँ पे आंसर है, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी 1763 से 1767 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थी। भारतीय राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई और समाज में महिलाओं के नेतृत्व का इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आंसर है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनका पूरा नाम है। वंदे मातरम इन्होंने लिखा था। आनंद मठ इनका उपन्यास है, उनमें उस उपन्यास में, यानी कि आनंद मठ में, इन्होंने वंदे मातरम लिखा था 1882 में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रगान ये बन गया था और लोगों में देशभक्ति और जागरूकता फैलाने में इन्होंने मदद की थी। आधुनिक भारत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और महिला शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया। आधुनिक भारत में लोकतांत्रिक और सामाजिक सुधारों की इन्होंने नींव रखी। भारत में पश्चिमी विचारधारा और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को इन्होंने अपनाने में योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यहाँ पे आंसर है, भारतीय परिषदों का विस्तार हुआ था, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान भी हुआ था और प्रांतों में द्वैध शासन लगा था। ये यानी कि उपरोक्त सभी तीनों ही चीज़ों इसकी, यानी कि अधिनियम 19 की विशेषता थी। अब देखो ये क्या है, हम विस्तार से देखते हैं। देखो, भारतीय प्रशासन अधिनियम 1919 में आया था, ये हमें क्लियर है। इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें थी? भारतीय परिषदों का विस्तार इसमें किया गया था, प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था लागू की गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, स्टार मार्क करके आप लगा सकते हो, याद कर सकते हो। और ये मॉडल मिंटो सुधार के रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम सांप्रदायिकता को किसके कार्यों से प्रोत्साहन मिला था? तो यहाँ पे आंसर है, डी, सैयद अहमद खां के प्रोत्साहन से इनको विस्तार मिला था। अब देखो,
सैयद अहमद खान की गतिविधियों ने मुस्लिम समुदाय को अलग पहचान देने में मदद की। उन्होंने मुस्लिम लीग के गठन और राजनीतिक विचारधारा पर असर डाला। उनकी नीतियां ब्रिटिश समर्थन पर आधारित थी और मुस्लिम समाज में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा मिला। ये यहाँ पे 62 नहीं है, ये 52 क्वेश्चन है। सॉरी, ये यहाँ पे आज नंबरिंग थोड़ी-सी गलत हो गई है मुझे लगता है। ये 51 क्वेश्चन था, 52 ये है। और 52 में यहाँ पे क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 1929 को नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के द्वारा मतलब केंद्रीय विधानसभा के द्वार पे 2 बम फेंके गए थे। तो किन लोगों ने केंद्रीय विधानसभा के द्वार पे ये बम फेंके थे 8 अप्रैल को? तो यहाँ पे आंसर है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, यानी कि ए और बी बोथ, इन दोनों ने ये बम फेंके थे विधानसभा के द्वार पे। देखो, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये बम फेंके थे। उद्देश्य क्या था? सरकार को डराना। कौन सी? तो ब्रिटिश सरकार को डराना, स्वतंत्रता आंदोलन की गति को तेज करना। इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और इसमें किसी को चोट नहीं आई। इसका उद्देश्य डर और जागरूकता फैलाने का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआखली कहाँ स्थित है? यानी कि नोआखली कौन सी जगह पे स्थित है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आंसर है त्रिपुरा में नोआखली स्थित है। देखो, नोआखली वर्तमान में दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में स्थित है। 16 अगस्त 1946 को यहाँ प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पर दंगे हुए थे। ये भारतीय विभाजन से पहले का महत्वपूर्ण घटना स्थल है। महात्मा गांधी ने यहाँ शांति स्थापित करने की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे आंसर है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स उस टाइम पे पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे। देखो, जनरल जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स, ये इनका पूरा नाम है, आप डुप्लेक्स याद कर सकते हो। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल थे। वे प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि 1740 से 1748 यानी कि 2 साल चला, के दौरान फ्रांसीसी प्रयासों का नेतृत्व कर रहे थे। यानी कि डुप्लेक्स उस टाइम पे प्रथम कर्नाटक युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे फ्रांसीसियों की तरफ से। फ्रांस ने ब्रिटिश और स्थानीय सेनाओं के खिलाफ रणनीति बनाई और पांडिचेरी फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो यहाँ पे आंसर है डी, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में अंतरजातीय विवाहों पर रोक। देखो, अंतरजातीय विवाहों पर रोक 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था। विद्रोह का कारण था सैन्य उत्पीड़न और जो अफगानिस्तान है वहां पे भेजना, रंगून भेजना, म्यांमार भेजना, बर्मा भेजना, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां और भूमि राजस्व, सामाजिक असंतोष और जैसे विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा प्रणाली, ये सभी कारण थे 1857 की क्रांति के। इसके बाद ओडिशा अकाल किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे आंसर है डी, 1886 में ओडिशा अकाल हुआ था। ओडिशा अकाल 1886 में भारत के पूर्वी तट पर हुआ था। प्रभावित क्षेत्र लगभग 1,80,000 वर्ग, 1/3 लोग मृत्यु भोजी यानी कि मौत के मुंह में चले गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश प्रशासन की उपेक्षा और फसल की कमी इसका मुख्य कारण बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष जर्मनी में शुरू की गई थी? तो यहाँ पे आंसर है 1942 में की गई थी। देखो, मार्च 1942 में रेडियो बर्लिन ने आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित करना। शुरू में जर्मनी में ये था, बाद में इसका मुख्यालय सिंगापुर और रंगून में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया। नेताजी के जर्मनी से प्रस्थान के बाद इसे ACN नाम्बियर ने इसको जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास जो महाजन सभा है उसकी स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर है बी, पनाम्बक्कम आनंद चार्लू ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? तो मद्रास महाजन सभा की। देखो, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में आर रामास्वामी मुंडलेयर और पी आनंद चार्लू ने की थी। यानी कि इन दोनों व्यक्तियों ने, यानी कि रामास्वामी मुंडलेयर और आनंद चार्लू ने मद्रास महासभा की स्थापना की थी, 1884 में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करना, ब्रिटिश नीतियों पर चर्चा करना। और ये इसकी पहली सभा 29 दिसंबर 1884 को हुई थी और लंबे समय तक इसका प्रमुख सार्वजनिक मंच रहा, यानी कि इसका प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो यहाँ पे आंसर है ए, पूर्णिमा बनर्जी। देखो, पूर्णिमा बनर्जी ने 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। इलाहाबाद सिटी कांग्रेस कमेटी की सचिव ये रह चुकी थी।
भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय इन्होंने भूमिका अदा की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी पूर्णिमा बनर्जी रह चुकी थी। राज बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? तो यहाँ पे आंसर है राधाकांत देव को राज बहादुर की उपाधि दी गई थी। देखो, राधाकांत देव ईस्ट इंडिया कंपनी के विश्वसनीय मुंशी थे। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें राज बहादुर की उपाधि दी गई थी। वॉरेन हेस्टिंग और रॉबर्ट क्लाइव के अधीन उन्होंने कार्य किया था। नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया से भी इनको सम्मानित किया गया था। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धर्म महासभा का सम्मेलन कब हुआ है जिसमें स्वामी विवेकानंद का भाषण शामिल है? तो यहाँ पे आंसर है डी 1893। देखो, 1893 में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन और जो आयोजित है वो किया गया था। पूर्व और पश्चिम की धार्मिक परंपराओं का पहला औपचारिक सम्मेलन ये था। स्वामी विवेकानंद ने धर्म और मानवता पर जोर दिया और उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान इस भाषा के कारण बनी। स्वदेशी आंदोलन भारत में कब शुरू किया? तो यहाँ पे आंसर है बंगाल विभाजन विरोधी के बाद ये शुरू किया गया था। देखो, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल में औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की गई थी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। भारतीय उद्योगों पर समर्थन जुटाया गया था। प्री गांधी आंदोलन में सबसे सफल आंदोलन यही कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में कोहिमा और इम्फाल की लड़ाइयाँ किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे आंसर है सी 1944 के दौरान ये लड़ाई हुई थी। देखो, कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई 1944 में हुई थी। जापानी सेनाओं ने भारत पर हमला किया, लेकिन भारी नुकसान उठाया था, उनको भी नुकसान हुआ था। बर्मा अभियान का निर्णायक मोड़ था। मित्र देशों की जीत के लिए ये लड़ाई महत्वपूर्ण थी। भारत के बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने 562 रियासतों को भारत में एकीकृत यानी कि शामिल किया था। इसी कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। संगठनात्मक कौशलों ने मजबूत बनाने में इन्होंने भारत की मदद की थी। इसके बाद महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियां सबसे पहले कहां से शुरू की है? तो यहाँ पे आंसर है चंपारण। चंपारण सत्याग्रह है, वहां से इन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर दी थी। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया। इन्होंने यूरोपियन नील रंग के किसानों के उत्पीड़न का विरोध किया था। भारत में पहला बड़ा राजनीतिक ये संघर्ष था। आंदोलन से गांधी की राष्ट्रीय पहचान और इनका नेतृत्व स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारत में कौन सा राज्य उठने वाले उत्तराधिकारी राज्यों में शामिल नहीं था? तो यहाँ पे मैसूर शामिल नहीं था। 18वीं सदी में भारत में कई स्वतंत्र और उत्तराधिकारी राज्य बने। जो सक्सेसर स्टेट है जिसमें हैदराबाद 1724 में निजाम उल मुल्क, बंगाल के 1717 में मुर्शीद कुली खां, अवध में 1722 में शहादत अल बुरहान उल मुल्क, इन्होंने इसकी अलग अलग स्थापना की थी। अलग अलग जगह पे ये निज़ाम नियुक्त हुए थे। इसके बाद मैसूर एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन इसे उत्तराधिकारी राज्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था। और अन्य प्रमुख जो राज्य है, जैसे केरल में राजा मार्तंड वर्मा, राजपूत राज्य मराठा, सिख और जाट, ये सभी जो नए स्वतंत्र राज्य हैं उसके तौर पे ये उभरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे आंसर है, जो अहोम का विद्रोह है वो 1828 में हुआ था। देखो, अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। ब्रिटिश में पहले बर्मा युद्ध के बाद असम से हटने का वादा किया था। ब्रिटिश में अहोम की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया था, जिसके कारण विद्रोह भड़का। कौन कम्युनल अवार्ड का निर्माता था? तो यहाँ पे आंसर है, जो कम्युनल अवार्ड है उसका निर्माता रैमसे मैकडोनाल्ड थे। देखो, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इस पुरस्कार में जो अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। अलग निर्वाचन क्षेत्र में जो अग्रगण्य जाति, निम्न जाति, मुसलमान, सिख, बौद्ध, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय और दलित शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन से समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद को बढ़ावा देते थे? तो यहाँ पे आंसर है, जो क्रांतिकारी आतंक को बढ़ावा देने वाले समाचार पत्रों में से जो संध्या, युगांतर और काल, यानी कि तीनों ही जो समाचार पत्र हैं वो बढ़ावा देते थे।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई समाचार पत्र ब्रिटिश के अत्याचार को उजागर करते थे, जैसे कि संध्या हो गया, युगांतर और काल ने क्रांतिकारी गतिविधियों और आतंक को बढ़ावा दिया। ये पत्र लोगों ने स्वतंत्रता और स्वराज के लिए जागरूकता फैलाने का माध्यम ये बने थे, यानी कि इन्होंने हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे आंसर है रेडक्लिफ कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश मंत्री थे, पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। सर जो सीरियल रेडक्लिफ है वो केवल सीमा आयोग के लिए नियुक्त किया गया था इन्होंने, ये लेकिन मिशन के यानी कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो पैंथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। देखो, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस सत्र में मुसलमानों के लिए अलग देश का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो यहाँ पे आंसर है 1940 में जो मुस्लिम लीग के जो सत्र है उसमें अलग देश का प्रस्ताव पारित किया गया था। मुस्लिम लीग का लाहौर सत्र 22 से 24 मार्च 1940 को हुआ था और इसमें इन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया था जो कि पारित हो गया था। इसके प्रस्ताव में किसने किया था? तो फजलुल हक ने पेश किया था और यह मुसलमानों के लिए अलग देश की आशा जगाने का एक निर्णायक कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो यहाँ पे आंसर है फोर्ट विलियम। कलकत्ता में जो निर्मित दुर्ग है उसका नाम था फोर्ट विलियम। का निर्माण 1696 में हुआ था। हुगली नदी के तट पर यह स्थित है। इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। ब्रिटिश सैन्य शक्ति का प्रमुख ये केंद्र था और ये भारतीय सेना के नियंत्रण में था, यानी कि यह आज भारतीय सेना के नियंत्रण में है, लेकिन उस टाइम पे किसके नियंत्रण में था? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो यहाँ पे आंसर है बी, सूरत इनका व्यापारिक केंद्र था। पहला व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों का सूरत ही था। इसके बाद ये इन्होंने कलकत्ता पे कब्जा किया और बाकी धीरे धीरे जितने भी इंडिया के राज्य हैं उनमें इन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो देखो, सबसे पहले सूरत में 1608 में अंग्रेज पहुंचे थे। पहली अपनी फैक्ट्री सूरत में ही इन्होंने खोली थी। मुगल काल का प्रमुख बंदरगाह सूरत था और इसीलिए इस लोकेशन के लिए इन्होंने सूरत को चुना था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह था मुगलों के काल में। पश्चिमी भारत का व्यापार का सबसे बड़ा ये केंद्र था और यहीं से भारत में ब्रिटिश व्यापार की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी? तो यहाँ पे आंसर है सी, गोवा नहीं थी। ये पुर्तगालियों के अधीन थी। पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर ये तीनों ही फ्रांसीसियों के अधीन थी, लेकिन गोवा की बात करें तो ये पुर्तगालियों के अधीन थी। देखो, गोवा पुर्तगालियों की बस्ती थी, पांडिचेरी फ्रांसीसियों की राजधानी थी, माहे और चंद्रनगर फ्रांसीसियों का क्षेत्र था। गोवा 1961 तक पुर्तगाल के अधीन रहा था और इसे गोवा फ्रेंच बस्ती नहीं है। 1651 में मुगलों के द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी गई? तो यहाँ पे आंसर है, जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको व्यापार की अनुमति कासिम बाजार में दे दी गई थी। देखो, कासिम बाजार बंगाल का प्रमुख व्यापारी केंद्र था। मुर्शिदाबाद के पास ये स्थित है। रेशम का बहुत बड़ा व्यापार होता था। मुगलों ने अंग्रेजों की फैक्ट्री की अनुमति यहाँ पे दे दी थी और बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री लगी थी। भारत में आलू की फसल शुरू की गई थी, यानी कि भारत में आलूओं की फसल किसने शुरू की? तो पुर्तगालियों ने आलूओं की फसल की शुरुआत की थी। देखो, आलू का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका है। पुर्तगाली इसे भारत लाई। 16वीं शताब्दी में भारत में आलू आया और गोवा से इसका प्रसार हुआ था। बाद में ये भारत की प्रमुख खाद्य फसल बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो यहाँ पे आंसर है गोवा भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। जैसे कि जो पांडिचेरी है वो फ्रांसीसियों का मुख्यालय था, वैसे ही पुर्तगालियों का मुख्यालय पूछे तो वो गोवा था। अब देखो, गोवा पर 1510 में पुर्तगालियों का कब्जा हुआ। अलबुर्क ने इसे राजधानी बनाई, यानी कि पुर्तगालियों की राजधानी पूछे तो वो गोवा थी और इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो कहाँ से चलती थी? तो गोवा से ही चलती थी। यहीं से पूरे भारत का शासन ये चलाते थे। गोवा व्यापार और धर्म का केंद्र बना। 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे आंसर है सी, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। फ्रांस का गठन
ये जो कंपनी है इसका गठन फ्रांस के राजा लुइस के समय में हुआ था। कोलबर्ट इसके प्रमुख योजनाकार थे। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में व्यापार करना। पांडिचेरी इसका मुख्य केंद्र था और जो अंग्रेजी है ये इसके प्रतिद्वंदी कंपनी थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ये प्रतिद्वंदी कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और इसको प्रभावित किया? तो यहाँ पे आंसर है डी, पुर्तगालियों ने अपना सबसे पहले व्यापार फैलाया और इसको प्रभावित किया था। पुर्तगाली 1498 में भारत पहुंचे थे। वास्को डी गामा, कालीकट ये आए। समुद्री व्यापार पर नियंत्रण इन्होंने स्थापित किया। गोवा, दमन और द्वीप पर इन्होंने कब्जा किया और ये भारत आने वाले पहले यूरोपीय आदमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की है? तो यहाँ पे आंसर है वास्को डी गामा ने इसकी खोज की है। ये भारत कब आए? तो 1498 में ये भारत के केरल राज्य में ये आए थे। देखो, वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा। कालीकट के बंदरगाह पे ये उतरे थे। अफ्रीका के दक्षिण सिरे को पार करके ये भारत तक पहुंचे थे। यूरोपीय भारत व्यापार ये आसान हुआ था इस कारण, और ये इतिहास में सबसे निर्णायक जो खोज है उसमें ये शामिल होती है। देखो, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो यहाँ पे आंसर है, जो वास्तविक सत्ता की नींव अगर पूछे पुर्तगालियों की तो वो अल बुर्क है। उन्होंने वास्तविक सत्ता की नींव रखी थी। देखो, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अलबुर्ग है वो पुर्तगाल का सबसे शक्तिशाली गवर्नर माना जाता है। गोवा पर किसने कब्जा किया? तो अलबुर्ग ने ही गोवा पे कब्जा किया था। अपनी जो नौसेना है उसको मजबूत किया, किले इन्होंने बनवाए, स्थानीय शासन की नीति इन्होंने अपनाई और इसी कारण पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक किसको माना जाता है? तो अलबुर्ग को शक्तिशाली गवर्नर भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो वो कौन सी संधि है वही बताना है। श्रीरंगपट्टनम की ये संधि थी। देखो, ये जो संधि है 1792 में हुई थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का ये पूरा अंत हो गया था। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य छोड़ना पड़ा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में ये लड़ा गया था, यानी कि अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका नेतृत्व किया था। संधि मैसूर की शक्ति को कमजोर कर गई, यानी कि जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है उससे क्या हुआ कि मैसूर की जो शक्ति है मैसूर की वो खत्म हो गई थी, कमजोर हो गई थी। खालसा की स्थापना किसने की? यहाँ पे आंसर है ए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। देखो, खालसा की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। बैसाखी के दिन में आनंदपुर साहिब में इसकी स्थापना हुई थी। खालसा सिखों का सैन्य और धार्मिक संगठन ये था। 5 ककारों की परंपरा शुरू की गई थी और इससे सिख समाज संगठित हुआ। 1999 का बैसाखी का त्योहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का कारण है। क्यों? तो यहाँ पे आंसर है क्योंकि इस त्योहार का खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई है। 1999 में 300 वर्ष इसके पूरे हो गए थे। त्रिशताब्दी समारोह के रूप में इसको मनाया गया। विश्व भर में सिखों ने भाग लिया था और धार्मिक और ऐतिहासिक इसका महत्व है। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर है, यानी कि किसने इसकी स्थापना की है? तो गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे। उन्होंने सिखों को सैन्य रूप से संगठित किया। अत्याचारों के विरुद्ध खालसा पंथ का गठन हुआ था। समानता और वीरता पर इन्होंने बल दिया और सिख पहचान मजबूत हुई थी। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो यहाँ पे आंसर है, जो गुरु नानक है वो तलवंडी में इनका जन्म स्थान माना जाता है। तलवंडी का ननकाना साहिब कहलाता है। ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक का जन्म 1669 में हुआ था। ये सिख धर्म के संस्थापक है और जो ये स्थान है सिखों के लिए पवित्र मानी जाती है। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? यानी कि अगर राजनीतिक राजधानी पूछे रणजीत सिंह की तो वो लाहौर थी, लेकिन अगर धार्मिक राजधानी पूछे तो वो कौन सी थी? तो ये अमृतसर इनकी धार्मिक राजधानी थी। देखो, अमृतसर सिखों का प्रमुख धार्मिक केंद्र था। स्वर्ण मंदिर यहीं पे स्थित है। रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार यानी कि इसको दोबारा से बनवाया था, इसकी मरम्मत की थी। अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी ये मानते थे और ये सिख आस्था का केंद्र माना जाता है।
किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो यहाँ पे आंसर है बी, विलियम बेंटिंक ने इनका सम्मान के साथ स्वागत किया था। ये घटना 1831 की है। सतलुज संधि के बाद संबंध मजबूत हुए थे। ब्रिटिश और सिखों के बीच मित्रता दिखाई दी। रणजीत सिंह को सम्मानित किया गया था विलियम बेंटिंक के द्वारा और ये कूटनीतिक घटना थी। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? गिराया यहाँ पे इन द सेंस ये है कि किसने इनकी शक्ति पूरी तरह से खत्म कर दी, इनकी शक्तियाँ छीन ली। तो यहाँ पे मोहम्मद शाह है, उन्होंने जो सैयद भाई हैं उनकी जितनी शक्तियाँ हैं उसको छीन ली, समाप्त कर दी। देखो, सैयद भाई को मेकर के नाम से जाना जाता था, यानी कि हर एक मुगल बादशाह को किंग कैसे बनाना है, किसको बनाना है, ये सभी निर्णय कौन लेता था? तो ये सैयद जो ब्रदर हैं वही लेते थे। तो इसकी जो शक्तियाँ हैं किसने ख़त्म कर दी? तो मोहम्मद शाह ने इन दोनों भाइयों की शक्ति ख़त्म कर दी, क्योंकि ये हर बार श्रेय ले जाते थे कि आज हमने आपको किंग बना दिया, कल हम उसको बना देंगे। तो वो एक दबाव था, मोहम्मद शाह ने इनकी पूरी शक्ति इसी कारण समाप्त कर दी। इसका जो मुगल सत्ता है इसके कारण कमज़ोर हो गई। दरबारी जो राजनीतिक है वो बढ़ गई, यानी कि दरबार में ज़्यादा राजनीतिक पॉलिटिक्स होने लग गए और मुगल साम्राज्य की पतन की ओर आगे बढ़ने लगा। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया था? तो यहाँ पे आंसर है बी, करनाल की जो लड़ाई है उसमें नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया था। 1739 में ये युद्ध हुआ था। नादिर शाह ने मुगल सेना को हराया और करनाल के बाद इन्होंने, जो नादिर शाह है इसने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण किया और अपार धन लूट लिया और मुगल शक्ति को गहरा आघात हुआ था। निम्नलिखित में से कौन वो गवर्नर था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान के विरुद्ध मैसूर के युद्ध में लड़ा था। अब देखो, तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1790 से 1792, यानी कि 2 साल तक ये चला था। कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेनापति थे, यानी कि ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्व कॉर्नवालिस कर रहा था। टीपू सुल्तान को इसने पराजय किया। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, मैसूर की जो शक्ति है वो कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज्य में मिला लिया था? तो यहाँ पे आंसर है 1849 में मिला लिया था। आंसर है सी, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद ये जो पंजाब राज्य है उसको अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में ये हुआ था। सिख साम्राज्य समाप्त हो गया था। पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुआ और ये विस्तारवादी नीति का भाग था। निम्नलिखित में से कौन वो पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो यहाँ पे आंसर है बी, अल्फांसो द अल्बुर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। ये एक पुर्तगाली था। देखो, गोवा पर 1510 में कब्जा कर लिया गया था। अल्बुर्क पुर्तगाली गवर्नर था। गोवा को इसने अपनी राजधानी बना ली। पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र गोवा बन गया और पुर्तगाली शक्ति यहाँ से मजबूत हो गई। इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? तो ये डच का उपनिवेश था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी सक्रिय थी कहाँ पे? तो इंडोनेशिया में। यहाँ पे देखो, जो भी बात मैं बोलूँगी वो इंडोनेशिया के संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में बोलूँगी। देखो, इंडोनेशिया को डच ईस्ट इंडीज़ कहा जाता था। वेस्ट इंडीज़ नहीं है, यहाँ पे ईस्ट इंडीज़ है। इंडोनेशिया को ये कहा गया। मसालों का प्रमुख केंद्र था इंडोनेशिया। डच शासन लंबे समय तक यहाँ पे रहा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंडोनेशिया को डचों से छुटकारा मिला, यहाँ पे उनको स्वतंत्रता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया? तो यहाँ पे आंसर है पूरी तरह से वॉन्डी वॉश की लड़ाई, यानी कि इनका व्हाइट वॉश कर दिया था अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का। तो आप यहाँ से ये चीज़ याद रख सकते हो कि वॉन्डी वॉश की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का पूरी तरह से खात्मा कर दिया था। 1760 में ये युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। फ्रांसीसी शक्ति भारत में समाप्त हो गई। अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से मजबूत हो गया और ये एक निर्णायक युद्ध था। आर्य समाज किसके विरुद्ध है, यानी कि आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान और जो मूर्ति पूजा है उसके विरुद्ध में ये थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। वेदों की ओर लौटने पर इन्होंने बल दिया था। मूर्ति पूजा का इन्होंने सख्ती से विरोध किया। अंधविश्वास के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। सामाजिक सुधार पर इन्होंने जोर दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर है विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। देखो, स्थापना 1897 में की थी। मानव सेवा पर बल दिया था। गुरु रामकृष्ण के विचारों का प्रचार किया था। शिक्षा और
शिक्षा और समाज सेवा में योगदान दिया, आध्यात्मिक पुनर्जागरण ये कहा जाता है किसको, तो स्वामी विवेकानंद को। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था, यानी कि बेसिक एजुकेशन सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने इसको प्रस्तुत किया था। देखो, नई तालीम इसको कहा जाता है, यानी कि बेसिक एजुकेशन को ही नई तालीम कहते हैं। शिक्षा को श्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, तो यहाँ पे आंसर है सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। इस कॉलेज की स्थापना की थी, कब की थी, 1875 में इसकी स्थापना की गई है। समाज में, मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना इसका उद्देश्य था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये बना, आधुनिक शिक्षा पर बल और सामाजिक सुधार का ये केंद्र बना था। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो नए भारत का अगर पैगंबर पूछे तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। देखो, सामाजिक सुधार के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में इनको कहा जाता है। धार्मिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया। हमारी ये 3 बुक है। अगर आपको बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी करनी है तो हमारी 3 बुक आती है। एक है रामबाण स्टैटिक जीके, एक है करंट अफेयर वार्षिकांक, एक है सामान्य विज्ञान। विज्ञान में आपको 3 टॉपिक मिल जाएंगे जो विज्ञान के टॉपिक होते हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। स्टैटिक जीके रामबाण की है, इसमें जीके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पे ये बेस्ड है। 5100 प्लस आपको टीसीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर आपको अपडेटेड मिल रहा है, इसमें 5000 प्लस डिटेल में एमसीक्यू है और साथ में 60 प्लस आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि पूरे साल आपके टॉपिक बनते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सभी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा करना क्या है, लेना कर आपको तीनों ही कॉम्बो के रूप में चाहिए तो आप ये तीनों ही कॉम्बो के रूप में ले सकते हो। करना क्या है, 150 में आपको ये तीनों ही बुक मिल जाएगी, ई बुक। ये जो स्कैनर दे रखा है इस पे आप स्कैन करके ये जो नंबर दे रखा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। विद इन 4 to 5 सेकेंड में आपको ये तीनों ही ई बुक मिल जाएगी। आप आराम से बेस्ट कंटेंट के साथ अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कैसे क्वेश्चंस थे, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, सजेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ आइडिया है कि हाँ अब ये वाला जो सीरीज़ है वो चलाना चाहिए या फिर ये वाले जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएँ, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।